तो जो दूसरी बात उन्होंने कही थी कि पूंजीवाद का एक अनिवार्य गुण यह है कि वो बेरोजगारी पैदा करेगा, वो बड़े पैमाने पर विपन्नता को पैदा करेगा, वो आज हम अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं। गरीबी हम अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं। 7.5 करोड़ टन अनाज जमा है एफसीआई के गोदाम में। 7.5 करोड़ टन बहुत होता है। चूहे खा रहे हैं उसको। उसके रखरखाव पर सरकार का जो खर्चा हो रहा है वो करोड़ों रुपए में है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से लोग भूख में मर रहे हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि भैया इनको बांट दो, हर एक को बांट दो। बोले नहीं, इनको नहीं बांटेंगे, एथेनॉल बनाने के लिए दिया जाएगा पूंजीवादी कंपनियों को। एथेनॉल से वो कहते हैं कि इससे सैनिटाइजर्स बनेंगे, लेकिन सैनिटाइजर ही नहीं बनते, एथेनॉल से दारू भी बनती है, शराब भी बनती है। पिछले 5 साल में इस देश में पानी के जहाजों में भरकर जितना करोड़ों टन अनाज, लाखों टन अनाज दुनिया के विकसित देशों के लिए, खासतौर से यूरोप के लिए भेजा गया है शराब बनाने के लिए, उतना अनाज अगर इस देश की जनता में बांट दिया जाता तो 9 महीने की गर्भवती गणेशी को पैदल चलकर मीलों दूर, सैकड़ों मील अपने गांव वापस जाने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। लेकिन अगर उसको वो बांट देंगे तो उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। उसको वो अगर बांट देंगे तो बाजार में जो लोग मुनाफा कमाने के लिए उनकी कॉरपोरेट कंपनियां बैठी हैं उनको घाटा हो जाएगा। तो इंसान मरता रहेगा, चूहे खाते रहेंगे, एथेनॉल बनता रहेगा, लेकिन इस देश की जमीन पर पैदा हुआ अनाज इस देश की जनता को नहीं बटेगा। यही तो पूंजीवाद है। यही तो पूंजीवाद है जो अपने लिए ही अपनी खुद की सेवा करता है। तो आज उनकी 2 प्रस्तावना है कि पूंजीवाद लोकतंत्र नहीं लाता, तानाशाही लाता है। पूंजीवाद समृद्धि नहीं लाता, गरीबी लाता है, पूंजी का केंद्रीकरण करता है। और पूंजीवाद किसी भी तरीके से मानवता का भला नहीं करता, बल्कि मानवता को नुकसान करता है, उसको वंचित करता है। वो सही सामने आ गया। एक और बात थी जो मार्क्स ने सबसे पहले कही थी। मार्क्स जिस जमाने में पैदा हुए थे उस जमाने का बड़ा आप्त वचन माना जाता था कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता के लिए, जनता की, जनता के द्वारा। मार्क्स ने कहा ये फालतू की बात है। जितने भी शासन होते हैं, जितनी भी राज करने वाली सत्ताएं होती हैं, वो उस राज करने वाली सत्ता की ओर से दूसरे वर्ग को और जनता को दबाने का हथियार होते हैं। फॉर द कैपिटल, बाय द कैपिटल, ऑफ द कैपिटल होते हैं, जो आज के जमाने में फॉर द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट, ऑफ द कॉर्पोरेट हो गई है। क्या मार्क्स गलत है? इस कोरोना के बीच में जब हम सारे लोग मांग कर रहे हैं कि भैया 7,500 रुपया हर नागरिक के खाते में जमा कर दो, हमारी सरकार कह रही है खजाने में पैसा नहीं है। लेकिन मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों के 86,000 करोड़ रुपए माफ करने और बट्टे खाते में डालने के लिए खजाने में पैसा है। 25 लाख करोड़ रुपए इस देश के 52 कॉरपोरेट घरानों को पिछले 4 साल में छूट के रूप में, सौगात के रूप में देने के लिए पैसा है। किसका राज है? इन्हीं कॉरपोरेट कंपनियों का राज है। ये मोदी जी और रावत जी और शिवराज जी और येदियुरप्पा जी, ये सब मुखौटे हैं, ये सब जमूरे हैं। असली मदारी कोई और है। और वो मदारी जब कहता है कि ट्रेन कैंसिल करो तो जमूरा ट्रेन कैंसिल कर देता है। वो मदारी कहता है कि लोन माफ करो, जमूरा लोन माफ कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि नई डेमोक्रेसी है, हमारे वोट से आई है। यही तो चरित्र है इनका। उन्होंने कहा था कि सत्ता के जितने भी अंग होते हैं वो सारे अंग राज करने वालों की सेवा और चाकरी का काम करते हैं, बाकी जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं। इसके बारे में न्यायपालिका का भी जिक्र किया था। देख लीजिए न्यायपालिका, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले देख लीजिए। पहला फैसला उन्होंने ये दिया कि इस देश में जितने भी लोगों को कोरोना की बीमारी होगी उन सबकी जांच सरकार को करनी चाहिए, मुफ्त में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक फैसला था। सरकारें होती काहे के लिए? लेकिन 7 दिन बाद उन्हें याद आया कि अरे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पर बैठी हुई है, बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियों के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स, उनका क्या होगा? 7 दिन बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट की वही बेंच दोबारा बैठी है
वैसे कोरोना के डर से बेंचें बैठ नहीं रही हैं, लेकिन हड़बड़ी में बेंच बैठी और बेंच ने फैसला लिया नहीं, मुफ्त में जांच नहीं होगी, जांच करने के लिए 4,500 रुपये तो देने पड़ेंगे कम से कम। कहीं 7.5 भी लिए जा रहे हैं, कहीं 5.5 भी लिए जा रहे हैं। सिर्फ बहुत ज्यादा गरीब लोगों की ही मुफ्त में जांच की जाएगी, जो असल में किसी की नहीं होती। दूसरा फैसला देख लीजिए, जैसे ही कोरोना का संकट आया, इस देश में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 14 करोड़ की नौकरी छीनी है। यूरोप के तमाम सारे देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा। उनकी कोई परमानेंट आमदनी नहीं थी, परमानेंट नौकरी नहीं थी, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? एक जनहित याचिका लगाई गई, पीआईएल लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। ये मांग की गई कि सरकार से कहा जाना चाहिए कि इनको जब तक कोरोना का संकट है, जब तक लॉकडाउन है, जब तक इनकी रोजगार की बहाली नहीं हो जाती, तब तक इनको सरकार की ओर से पैसा दिया जाना चाहिए। 3,500 या 5,000 रुपए की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाने के लिए खाना दिया तो जा रहा है, सुबह और शाम पैकेट्स दिए तो जा रहे हैं, पैसे की क्या जरूरत है? एक सभ्य समाज में सर्वोच्च न्यायपालिका अगर मनुष्य को एक जानवर से ज्यादा नहीं समझने को तैयार है, वो ये समझती है कि 4 पूड़ी और सूखी हुई सब्जी, सुबह और 4 पूड़ी और सूखी हुई सब्जी देकर ही जिंदगी ठीक तरीके से काटी जा सकती है, ये क्या है? ये उन्हीं वर्गों के शासन के इशारे पर चलने वाले उसके तंत्र है, और क्या है? राजसत्ता का एक और अंग है। मार्क्स ने कहा था कि वो भी उन्हीं के लिए काम करते हैं। मार्क्स ने कहा था कि ये जो राज करने वाले लोग हैं, वो लाठी के दम पे राज नहीं करते, बंदूक के दम पे राज नहीं करते। वो तो करते हैं, कई बार चलाते भी हैं, लेकिन इतनी ताकत नहीं होती। वो विचार के जरिए राज करते हैं। वो पैरों में बेड़ी नहीं डालते, वो दिमाग में बेड़ी डालते हैं, और वो बेड़ी अपना वैचारिक वर्चस्व कायम करके की जाती है। वही है सोई जो राम रचि राखा। अब क्या करें, कोरोना आ गया तो अरे क्या करें? नहीं, सरकारें क्या करने के लिए होती है, विज्ञान क्या करने के लिए होता है? बोले नहीं। तो ये, और इस दौर में आपके दिमाग में आक्रोश नहीं आए, जनता गुस्से में नहीं आए, तो नकली तरीके से काम पहनाने की में भी लग गए हैं। इसके लिए मीडिया बहुत बड़ा औजार है। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों या कैमरामैनों की बात नहीं करते हैं। वो तो वेतनभोगी लोग हैं। उनके मरने की भी खबरें नहीं छपती हैं उनके खुद के अखबारों में। उनके साथ हुए हादसों की, पिटाई की भी खबरें नहीं छपती हैं उनके खुद के अखबारों में। जब वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा पीटे जाते हैं, उसके कैमरा आते हैं, तो उसकी उनका अपना टेलीविजन चैनल भी उनकी चोट की खबर नहीं दिखाता। हम बात कर रहे हैं उन मालिकों की जो इन पर कब्जा करके बैठे रहे। क्या कैंपेन चल रहा है? गोबर पे चलेगा, गौमूत्र पे चलेगा। इन सब बातों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो इस वक्त जब पूरे देश को एकजुट करने की आवश्यकता है, इस वक्त जब पूरे देश को कोरोना के संकट के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, इस वक्त हमारे देश की सत्ता पार्टी, उस सत्ता पार्टी को चलाने वाला संगठन आरएसएस और इस देश का पूरे का पूरा मीडिया क्या कर रहा है? टोपी पहना रहा है। वो कोरोना का धर्म तय कर रहा है, और कोरोना का धर्म तय करने के लिए भी बहुत ही सेलेक्टिवली उन खबरों को प्लांट किया जा रहा है जिन खबरों के जरिए उनके उस झूठ को बल मिलता है। तबलीगी जमात के जरिए फैला। निजामुद्दीन की मरकज में तबलीगी जमात के रूप में 2700 लोग इकट्ठा हो गए। अरे सवाल उल्टा है श्रीमान, और सवाल यह है कि इसी तबलीगी जमात की यही जो सेशन है जो दिल्ली में निजामुद्दीन के मरकज में हुआ, वो मुंबई में होने वाला था, और मुंबई की सरकार ने उनको परमिशन देने से मना कर दिया था कि कोरोना फैला हुआ है, दुनिया के तमाम सारे देशों के लोग आएंगे, हम अपने यहां पर किसी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहते, ये सेशन नहीं होगा। उन्हीं तारीखों में जो सेशन बंबई में होने वाला था वो कैंसिल किया गया। दिल्ली में अनुमति किसने दी? कौन है? हिंदुस्तान का गृह मंत्री, जिसे ये जानकारी थी कि मुंबई ने, महाराष्ट्र ने मना कर दिया, इसके बाद भी अनुमति दी गई। मलेशिया और इंडोनेशिया, जिन देशों के साथ आवागमन पे 15 दिन पहले रोक लगा चुके थे दुनिया के तमाम सारे देश, क्योंकि वहां कोरोना फैला हुआ था, वहां के तबलीगी गुरुओं को आने की इजाजत के लिए वीजा किसने दिया? वो साइकिल पर बैठकर नहीं आए थे, बाइक पर चलकर नहीं आए थे, हवाई जहाज से आए थे, जिसके लिए सरकार को वीजा देना पड़ता है। वीजा देने वाला कौन था? कौन है गृह मंत्री इस देश का? पहले उस समस्या को पैदा किया, अब जानबूझकर उसको टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है। 2700 लोग इकट्ठा हुए थे।
तबलीगी जमात के रूप में। कोरोना के समय में इतने लोगों को इकट्ठा किया जाना बेवकूफ़ी का काम था, गलत काम किया गया था। लेकिन 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे सिद्धलिंगेश्वर में, कर्नाटक में, मेले में। 70,000 लोग इकट्ठा हुए थे अहमदाबाद में 24-25 फरवरी को नमस्ते ट्रंप करने के लिए। और ट्रंप के साथ आए थे तमाम सारे अमेरिकी और विदेशी, जिनके जरिए और उन 70,000 लोगों के जरिए जिनसे स्टेडियम भर के हमारे मोदी जी ट्रंप साहब की चाटुकारिता में लगे हुए थे। आज अहमदाबाद इस देश का नंबर 1 का हॉट स्पॉट बना हुआ है। और अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर को डर है कि 2 लाख से ज्यादा लोग, 8 लाख से ज्यादा लोगों को अहमदाबाद में कोरोना हो सकता है। पूरा गुजरात हॉटस्पॉट बना हुआ है। कौन लेकर आया था? जब पूरी दुनिया में प्रतिबंधित कर दिए गए थे बड़े बड़े कार्यक्रम, उस वक्त यहां पर नमस्ते ट्रंप का आयोजन जिन 3 शहरों में हुआ है, वो दिल्ली है, वो आगरा है और वो अहमदाबाद है। इन तीनों शहरों में आज कोरोना के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। हमने आदर के साथ नमस्ते करके उनको बुलाया था। अगर हमारी पुरानी कहावत में कहा जाए तो जय जय पांव पड़े ट्रंपन के तहते बंटा ढार। लेकिन मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि असली दोषी कौन है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन, ये तीनों शहर हॉटस्पॉट बनने की ओर हैं। इंदौर तो बनी गया है। ये वो तीनों शहर हैं, खासतौर से इंदौर और उज्जैन, जिनका व्यावसायिक नियमित रिश्ता गुजरात के साथ है, अहमदाबाद के साथ है। वो कोरोना यहां भी चलकर आ गया। लेकिन मीडिया में ये सब नहीं मिलेगा। मीडिया उसका धर्म तलाश रहे हैं, मीडिया उसको टोपी पहना रहे हैं। ये अचानक नहीं होता, ये पूरी योजना का हिस्सा होता है ताकि लोगों के गुस्से को डाइवर्ट किया जा सके और उसको एक नए तरीके के उन्माद में बदला जा सके। और दुर्भाग्य की बात यह है, इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी देश की जनता के बीच में फूट डालने के लिए उसके दुश्मन देश अरबों रुपया खर्च करते हैं, इसके बाद भी फूट नहीं डाल पाए 70 साल में वो हमारे देश में। लेकिन हमारी खुद की सरकार और उस सरकार को चलाने वाली पार्टी और उस सरकार की दम पर चलने वाला कॉरपोरेट का मीडिया आज इस देश में हिंदू मुसलमान करने पर लगा हुआ है। ये यहीं पर नहीं रुकेंगे। ये लोगों को गुलाम बनाने के लिए उस हथियार को लेकर आएंगे। और आप उनके प्रचार को समझ लीजिए, पिछले 15 दिन में उनका जो नया एजेंडा शुरू हुआ है, मुसलमान उनके टैक्टिकल टारगेट है। असली टारगेट है उनका मनुस्मृति को इस देश में लागू करना। और उनके 3 तरीके के प्रचार शुरू हो गए हैं। अगर आप उनकी आईटी सेल के व्हाट्सएप देख रहे हैं तो आप पढ़ रहे होंगे, उनके बड़े बड़े विद्वान उस पर लेख लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि अब लगा रही है दुनिया मास्क। हमारे यहां तो पहले से ही घूंघट लगाने की प्रथा थी, कितनी महान थी। अब पूरी दुनिया अब घूंघट में जा रही है। हमारे देश में तो पहले से ही था, अब उनकी अगर चलेगी तो वो दोबारा से घूंघट को लाने की कोशिश करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अब पूरी दुनिया कह रही है कि एक दूसरे को छुओ मत, हाथ मिलाओ मत, गले मत मिलो। अरे हमारे यहाँ तो पहले ही था, बहुत सारे लोगों को छुआ नहीं जाता था और छुआछूत की हमारी जो प्रथा थी वो कितनी महान थी, दुनिया अब देख रही है। हमारे यहाँ जो हम उच्च जाति के द्विज लोग हुआ करते थे, वो किसी को अगर छू लेते थे तो लौट के, अभी तो ये हाथ धोने की बात कर रहे हैं 20 सेकेंड, हम तो नहाया करते थे। तो छुआछूत महान थी, पर्दा प्रथा महान थी। और अगर इनका यही सिलसिला चलता रहा तो ये सैनिटेशन की भी नई व्याख्या लेकर आएंगे। ज्योतिबा फुले की किताब है गुलामगिरी, उसे पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस जमाने में ज्योतिबा फुले ने दलितों और शूद्रों की और पिछड़ी जातियों की और गरीब जातियों की इस वर्णाश्रम और मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस जमाने में पुणे की हालत क्या थी? उस जमाने में पुणे की हालत ये थी कि तथाकथित छोटी जातियों के लोगों को अपने गले में कटोरा बांध के निकलना पड़ता था, ताकि अगर उनको रास्ते में थूक आए तो उस थूक को वो अपने कटोरे में ही डाले, जमीन पर नहीं फेंके। उन्हें अपनी कमर पर पूंछ की तरह एक लंबी झाड़ू बांध के चला करनी पड़ती थी। और ये कल्पना की बात नहीं है, ये होता था इस देश में। जिसके खिलाफ बगावत हुई, भीमा कोरेगांव हुआ, उसको पूंछ बांधनी पड़नी थी ताकि उसके पैर जहां जहां पड़ रहे हैं वहां वहां साफ होता चला जाए। उसे उस दिशा में चलना पड़ता था ताकि सूरज की जो के रोशनी पड़ने की वजह से उसकी परछाई भी किसी दूसरे को न छू जाए।
तो अब वो ये लेकर आएंगे कि हमारे पुराने जमाने में सैनिटेशन का कितना ख्याल रखा जाता था कि ये बीमार लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनमें से बदबू आती है, उनके गले में टांग दिया जाता था कटोरा। ये जो स्थिति है, ये स्थिति वहीं तक जाने वाली है। तो इसलिए इस बात को भूल जाइए कि उनके एजेंडे पर कौन है। इस बात को याद रखिए कि वो इस संकट काल में भी देश की जनता को विभाजित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ पर जरूर कहूँगा कि एक और उनका बड़ा योगदान था। जैसे उन्होंने पूंजी के वास्तविक चरित्र को बताया, जैसे उन्होंने राज करने वाली संस्थाओं के भी पर्दे उतार दिए, मुखौटे उतार दिए, नकाब उतार दिए, उसी तरीके से उन्होंने एक बात और कही थी। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो बदलाव होगा वो आदमी के बदलने से नहीं होगा। नागनाथ की जगह सांपनाथ को लाने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। उन्होंने जो विकास के गति के नियम खोजे थे, जो उनकी बड़ी खोज थे, जिस गति के नियम ने विज्ञान की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा दिया था, पदार्थ में किस तरीके से गति होती है, उन्होंने 3 नियम दिए थे। कभी आपको कोई साधारण सी किताब भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं थे। उन्होंने कहा था कि गति किसी बाहरी कारण की वजह से नहीं होती, गति पदार्थ के मुख्यतः गति जो है वो पदार्थ के अंदर जो 2 विरोधी शक्तियां मौजूद होती है उनके बीच में संघर्ष की वजह से होती है। उन्होंने कहा था कि इस गति का दूसरा नियम ये है कि ये मात्रा पहले मात्रा में होती रहती है, उसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जब वो गुण में हो जाती है। जैसे पानी को अगर आप 100 डिग्री तक जमा करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके बाद वो 100 डिग्री तक तो वो पानी रहेगा, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आता है वैसे ही वो एकदम से भाप में बदल जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस गति की वजह से, जो संघर्ष की वजह से हो रही है, उस गति की वजह से पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है, फिर गुणात्मक परिवर्तन होता है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि नई चीज पैदा होती है, पुरानी चीज खत्म होती है, नई चीज भी पैदा होती है, वो भी खत्म होती है, फिर एक और नई चीज पैदा होती है। जिसके लिए उन्होंने कहा था कि एक बार निषेध होता है, उसके बाद नया बनता है, उसके बाद दोबारा निषेध होता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। विकास आगे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं होता। यही नियम उन्होंने समाज पे भी लागू किया और ये पता लगाया कि किस तरीके से जब हम जंगल में रहा करते थे, तब उसके बाद क्यों हम एक दास प्रथा के रूप में संगठित हुए, उसके बाद किस तरीके से वो दास प्रथा जो है वो सामंतवाद में बदल गई, उसके बाद किन परिस्थितियों में, किन संघर्षों की वजह से वो सामंतवाद पूंजीवाद में बदल गया। और अब अगर नीचे से लेकर ऊपर तक बदलता है तो बाद में भी बदलेगा ही, यहाँ थोड़ी ठहरेगा। तो पूंजीवाद जो आ गया है, उस पूंजीवाद के बाद समाजवाद किस तरीके से आएगा। लेकिन उन्होंने जो मार्के की बात कही थी, वो मार्के की बात ये कही थी कि ये वर्ग संघर्ष के नियम अपने आप काम करने के साथ साथ उन्हें हमें गति देना पड़ता है। समाज में जो बुनियादी परिवर्तन होता है व्यक्तियों के बदलने से नहीं होता। 2014 में आपने व्यक्ति बदल के देख लिया, 2019 में आपने रिपीट करके देख लिया, व्यक्तियों के बदलने से नहीं होता, वर्गीय व्यवस्था को बदलने से होता है, वर्ग संघर्ष को तेज करने से होता है। और दूसरी बात उन्होंने इसमें यह कही थी कि वर्ग संघर्ष केवल आर्थिक नहीं होते। किसान की लड़ाई लड़ ली, विद्यार्थियों की फीस की लड़ाई लड़ रही, मजदूर के वेतन की लड़ाई लड़ ली, ये जरूरी लड़ाइयां हैं। लेकिन वर्ग संघर्ष केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं होता, वैचारिक मोर्चे पर भी होता है, साहित्य में भी होता है, संस्कृति में भी होता है, सामाजिक मुद्दों पर भी होता है। इन सारे मुद्दों पर जो आगे बढ़ने वाली ताकतें हैं उनको लेकर आगे की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से इस समाज में बदलाव होगा। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में अगर कुछ गारंटीड है तो वो है बदलाव। दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, परिवर्तन के नियम को छोड़कर परिवर्तन तो होके ही रहेगा। और ये जो उनकी समझदारी थी, उस समझदारी ने उन्हें इतिहास का ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता का एक ऐसा युगांतरकारी व्यक्ति बना दिया था कि उन्होंने जो चीजें दी हैं, उन्होंने जो टूल्स दी हैं, उन्होंने जो औजार दिए हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी अब इस दुनिया को बचाने में कामयाब हो सकती है। मैं आखिरी में केवल 2 उदाहरण देके अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम तो मार्क्सवाद में विश्वास रखते हैं, मार्क्स को पढ़ के प्रेरित हुए हैं। मार्क्स ने हम जैसे तमाम सारे साथियों के जीवन को, आपके यहाँ पे राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं और बहुत सारे अन्य हमारे मित्र लोग हैं जो छात्र आंदोलन से शामिल हुए थे और आज किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन जो मार्क्स को नहीं मानते हैं, मार्क्सवाद में उस तरीके से विश्वास नहीं करते, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं मार्क्स को पढ़ के। मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं।
1991 में जब सोवियत यूनियन में समाजवाद को धक्का लगा और वहां से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चली गई, तो पूरी दुनिया में बड़ा शोर हुआ। मार्क्सवाद के मरने पर, समाजवाद विचारधारा के पुराने होने पर जितनी शोर मचाया गया, क्योंकि मीडिया उन्हीं का है, अखबार उन्हीं के हैं। उस वक्त एक बहुत बड़े दार्शनिक थे अमेरिका के, जिनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। उन फ्रांसिस फुकुयामा साहब ने कहा कि अब तो इतिहास का अंत हो गया है। इतिहास जो कबीलाई व्यवस्था से दास प्रथा, सामंतवाद होते हुए पूंजीवाद तक आया था, अब इतिहास यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, यही व्यवस्था रहेगी, थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहेंगे अच्छे बुरे के लिए, समाजवाद नहीं आएगा। 1991 में उन्होंने लिखी किताब जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री। अभी जब पूरी दुनिया को उन्होंने देखा, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के दौर में, तो वो कांप गए और उन्होंने एक किताब लिखी अभी 2 साल पहले, और उन्होंने माफी मांगी इस बात के लिए कि 1991 में उन्होंने इतिहास के अंत की जो बात कही थी वो निहायत मूर्खतापूर्ण बात थी, उसके लिए क्षमा मांगी। और उन्होंने कहा था कि अब मनुष्य की तो छोड़िए, मनुष्य को बचाने के लिए तो और कोई रास्ता है ही नहीं समाजवाद को छोड़ के, लेकिन अगर इस पृथ्वी को भी बचाना है, क्योंकि अब इस पूंजीवाद और कॉरपोरेट की लूट ने, साम्राज्यवाद की लूट ने, मुनाफे की लूट ने इस पृथ्वी को, इस ग्रह को खतरे में डाल दिया है। अगर इस पृथ्वी को बचाना है, वो केवल ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहे थे, वो प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह नष्ट करने का नतीजा है कोरोना जैसे वायरसों का पैदा होना। उन्होंने कहा कि अब अगर पृथ्वी को बचाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो है समाजवाद। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात है, मार्च की जब दूसरी शताब्दी 220 सालगिरह मनाई गई थी, उसके पहले की बात है। दुनिया के जो 10 टॉप इकोनॉमिस्ट हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं, उनकी एक मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी और उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने कहा था कि अब रास्ता इसमें नहीं है 1% वर्सेज 99% में नहीं है, अब रास्ता इस पूरे के पूरे तरीके को बदलने में है, पूंजीवाद के तरीके को बदलने में है, नष्ट करने में, समाजवाद को लाने में। उनकी तो छोड़िए, अमेरिका के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार थे जोसेफ स्टिग्लिट्ज, वो 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार रहे हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने फरमाया था, एक बहुत बड़े इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार हुए एरिक हॉब्सबॉम, वो दोनों लोग एक पार्टी में मिल गए, तो ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज साहब उनके पास पहुंचे। ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज इस नवोदारवादी कॉर्पोरेटिव पूंजीवाद के बड़े विचारक माने जाते हैं, शंकराचार्य माने जाते हैं। वो पहुंच गए उनके पास, एरिक हॉब्सबॉम के पास, जो मार्क्सवादी थे, और उनसे बोले, यार ये तुम्हारा बुड्ढा कितना जोरदार आदमी था, वो 150 साल पहले बता गया था कि हम किस तरीके के पाप करने वाले हैं, उससे दुनिया कितनी खतरे में पड़ने वाली है। एरिक हॉब्सबॉम ने पूछा, किस बुड्ढे की बात कर रहे हो? बोले, मार्क्स की बात कर रहा हूं, मैं आजकल पूंजी पढ़ रहा हूं उसकी किताब, और वो पूंजी में एक एक अध्याय जिस तरीके से मैं पलटता चला जाता हूं और उसके बाद जिस तरीके से उसकी व्याख्याएं आती है, मैं दंग रह जाता हूं कि उसे मालूम था कि हम अपनी मुनाफे की हवस में क्या करेंगे और उससे पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा। मैं चमत्कृत हूं। और ऐसा कह के थोड़ी दूर वो आगे बढ़े और फिर दोबारा से लौट के आए और उन्होंने एरिक हॉब्सबॉम के पास आकर एक बात कही कि देखो एरिक, अगर बीमारी वही है जो मार्क्स बता के गए थे, तो दवा भी वही लगेगी जो मार्क्स बता के गया है। तो आज दुनिया की इस भयानक आपदा में, मैंने कोरोना पे ज्यादा बात इसलिए नहीं की, लेकिन कोरोना ने भी इस पूंजीवाद के वास्तविक चेहरे को उजागर कर दिया है। ये जो बेंगलोर में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, येदियुरप्पा की सरकार में हो रहा है, वो ट्रंप की अमेरिका में भी हो रहा है। कोरोना फैला हुआ है लेकिन मेट्रो रेल बंद नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, उद्योग धंधे बंद नहीं है, क्योंकि वहां की कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक ने कहा कि मुनाफा ज्यादा जरूरी है कुछ लोगों की जिंदगी की तुलना में। तो ये मनुष्यता के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आज इन्होंने खतरे पैदा कर दिए हैं अपनी हवस के चलते, अपने मुनाफे के चलते, उसके चलते ये एक मनोरोग है। बिल्कुल आखिरी बात, मुनाफा कमाना मनोरोग है। करेंगे क्या इतने पैसे का? अभी 31 मार्च 2020 को हमारे जो मोटा भाई है मुकेश अंबानी, उन्होंने अपनी जो कुल दौलत का जो बैलेंस शीट सरकार को सबमिट की है या जारी की है पूरे देश के लिए, उसके हिसाब से उनके पास दौलत है $48 अरब।
अगर डॉलर रुपए की एक्सचेंज रेट 76 रुपये 83 पैसे है, कल की तारीख में थी, उसके साथ अगर गुणा करें तो जितना पैसा निकल कर आता है वो इतना पैसा है कि अगर ये 1 करोड़ रुपया रोज खर्च करे अपने आप पर। हमारे यहां पर रिपोर्ट आई थी कि इस देश में 79% लोग ऐसे हैं जो 20 रुपया रोज भी खर्च नहीं कर पाते अपने ऊपर। लेकिन हम, ये मुकेश अंबानी है, मोटा भाई है, मोटा भाई के छोटे भाई प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये अगर 1 करोड़ रुपया रोज भी खर्च करे तो और 100 साल तक जिए तो इसे कम से कम 10 जन्म लेने पड़ेंगे, तब उस पैसे को खर्च कर पाएंगे ये जो पैसा 31 मार्च 2020 को इनके पास था। और अगर कहीं औसत जो हिंदुस्तान का नागरिक जीता है 70 साल के आसपास, उस 70 साल के आसपास की उम्र अगर जोड़े तो कम से कम 16 जन्म लेने पड़ेंगे। तो क्या करोगे भाई इतना कमा के? खा पाओगे नहीं, पहन पाओगे नहीं, जी पाओगे नहीं, फिर किस लिए कमाना चाहते हैं? इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि सारे मीडिया हाउस पर कब्जा किया जा सके, इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि तड़ीपार जैसे लोगों की छवि अपने टेलीविजन और अखबारों के जरिए महान महात्माओं की बनाई जा सके और इन लोगों को ऊपर चुनवा के इन्हें अपने मुनाफे की करेंसी को छापने वाली प्रिंटिंग मशीन का प्रिंटर बनाया जा सके, अपनी दम पर पूरे देश को और दुनिया को कब्जे में लिया जा सके। इस हवस में वो कमाते चले जाते हैं और हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी शिक्षा संस्थान, हमारी नागरिकता, ये सब भूख की वजह से, अशिक्षा की वजह से, बीमारी की वजह से सिकुड़ती चली जाती है। इससे अगर बाहर निकलना है तो रास्ता वही है, क्योंकि पूंजी क्या करेगी ये जो बताया था जिस आदमी ने, उसी ने ये भी बताया था कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, और रास्ता वही है। और वो रास्ता है जनता के सवालों को लेकर मैदान में डटकर खड़े होना, उनके अंदर आत्मविश्वास और हौसला पैदा करना, उनके दिमाग पर जो जाति और धर्म के जाले पड़े हुए हैं उनके गुस्से को भटकाने के लिए ये जो दारू के ठेके खुले हुए हैं, इन सब के अभिशापों से उनको अवगत कराना, उनको चेतना संपन्न बनाना, और एक बार जब वो जाग जाएंगे तो उसके बाद वो इस पूरी दुनिया को बदल के रखने की ताकत रखते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया देहरादून को, उत्तराखंड को, साथी नितिन को और सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।